हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का पॉलिटी बूस्टर सीरीज में स्वागत है। आज तीसरा एपिसोड है आपका। तो अभी तक 10 क्वेश्चन हो गए। डेली 5 क्वेश्चन का हम लोग चर्चा करते हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जहाँ से गलतियाँ होती हैं, जहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और जहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे फैक्ट दोनों क्लियर होते हैं। तो सभी लोग जल्दी से जुड़िए और लिंक को एक बार शेयर करिए ताकि आप सभी विद्यार्थियों तक ये सेशन पहुँचे और सीधा हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधानों में संशोधन हेतु संसद के विशेष बहुमत व राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है? 7वीं अनुसूची में संशोधन, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन में संशोधन, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि में संशोधन या उच्च न्यायालय में संशोधन। तब आपको यहाँ कमेंट करके बताना है कि कौन से ऐसे संशोधन हैं भारतीय संविधान के जिसमें संशोधन करने के लिए आधे राज्यों की सहमति ली जाती है। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह किस आर्टिकल में है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो जिक्र किया गया है वह अनुच्छेद 368 में किया गया है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है? 368 की प्रक्रिया में केवल विशेष बहुमत, कौन सा? केवल विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति वाले संशोधन हैं। जो ऐसे संशोधन जिसमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की क्या ली जाती है? आधे राज्यों की सहमति ली जाती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, आधे राज्यों की सहमति भी ली जाती है। अब ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा आयोग कि वह कौन से संशोधन है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी ली जाती है। यूपीएससी ने 2 बार सवाल पूछा, इस बार आईएएस 2025 में भी पूछा, एक बार पहले भी पूछ चुका आईएएस यहाँ से। तो ध्यान रखिएगा, विशेष बहुमत से होने वाले संशोधनों के लिए कहा जाता है भारतीय संविधान में होने वाला ऐसा संशोधन या भारतीय संविधान का ऐसा विषय जो संघीय ढांचे से संबंधित है। किससे? जो संघीय ढांचे से, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, संघीय ढांचे से संबंधित है, उसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ हमें आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है। अब सवाल उठता है कि संघीय ढांचे का मतलब जिसमें राज्यों का हित भी प्रभावित हो, जो केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित हो, जो फेडरल सब्जेक्ट हैं, उनमें संशोधन करने के लिए हमें विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है। कौन कौन से ऐसे संशोधन हैं उसको नोट करिए। जैसे अगर राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि अगर आ जाए, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि में अगर संशोधन करना हो तब हमें क्या करना पड़ता है? आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है, क्योंकि राज्यों के निर्वाचन विधि में अगर कोई परिवर्तन करना हो तो उसमें राज्य का हित प्रभावित होता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अगर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना हो तब भी हमें आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है। इसके साथ ही साथ अगर केंद्र या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो, क्या? केंद्र या राज्य की कार्यपालिका या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो, शक्ति का विस्तार करना हो तब भी आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है। इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाता है या संघ शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया जाता है तब भी आधे राज्यों की सहमति की जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, केंद्र एवं राज्य के मध्य, केंद्र एवं राज्य के मध्य अगर आपको विधायी संबंध में कोई परिवर्तन करना है, किसमें? लेजिस्लेटिव रिलेशन में, यानी कि विधायी संबंध में अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है तब भी आपको आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। और विधायी संबंध में परिवर्तन का मतलब 7वीं अनुसूची में परिवर्तन। किसमें? विधायी संबंध में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? 7वीं अनुसूची में भी अगर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है तो आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर 4th शेड्यूल, 4थी अनुसूची में भी संशोधन करना है तब भी आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अगर जीएसटी 279A में भी किसी प्रकार का संशोधन करना है तब भी आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अगर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में भी कोई संशोधन करना पड़ जाए तब भी आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है। क्यों? हो सकता है कि 368 में संशोधन करके जो आधे राज्यों की सहमति का प्रावधान है वही हटा दीजिए।
तो इससे राज्यों का हित प्रभावित नहीं होगा, इससे संघीय ढांचा प्रभावित नहीं होगा, बिल्कुल प्रभावित होगा। और हमने कॉन्सेप्ट के तौर पर पहले ही सिखा दिया कि भारतीय संविधान का ऐसा विषय जो संघीय ढांचे से संबंधित होता है उसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है। इसलिए एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, अगर अनुच्छेद 368 में भी कोई संशोधन करना पड़ेगा तब भी आपको आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट, ये छठा पॉइंट, ये सातवां पॉइंट और ये आठवां पॉइंट। 8 प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको जरा ध्यान रखिएगा। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा, जो आधे राज्यों की सहमति की बात की गई इसमें कुछ ये नहीं बताया गया कुछ क्षेत्रफल में कैसे हो, जनसंख्या में कैसे हो, केवल संख्या में आधे से राज्यों की सहमति मिलनी चाहिए, बस इतनी बात कही गई है। अब इसमें पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधानों में संशोधन हेतु संसद के विशेष बहुमत व राज्य के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो 7वीं अनुसूची में संशोधन में होती है, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन में कहीं नहीं होती है, साथ ही साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि में होती है, उच्च न्यायालय के संशोधन में होती है। तो 1, 3, 4 जहां विकल्प होगा वही इसका आंसर होगा। तो 1, 3, 4 यहां पर है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 1, 3, 4 दूसरा विकल्प इसका गलत हो गया, इसलिए आपका ए, बी और डी सब गलत हो गया। तो ये आपको पता हो गया ना कि संविधान संशोधन के वह कौन कौन से विषय हैं जिसमें संशोधन करने के लिए आधे राज्यों की सहमति की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। और साधारण बहुमत की अगर बात किया जाए, अगर विधान परिषद का गठन और उत्साधन करना है, आर्टिकल 169 में संशोधन करना है तो केवल साधारण बहुमत से काम हो जाएगा। अगर अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन करना है, नए राज्यों के गठन के संबंध में कोई प्रावधान है तो केवल साधारण बहुमत से संशोधन हो जाएगा। नागरिकता में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है तो साधारण बहुमत से हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन या पेंशन में कोई परिवर्तन करना है, यानी कि अनुसूची 2 में, अनुसूची 1 में और अनुसूची 5 में, अनुसूची 6 में, अनुसूची 8 में, तो इसमें केवल साधारण बहुमत से संशोधन किए जाते हैं। और जो संशोधन साधारण बहुमत से होते हैं वो तकनीकी रूप से संविधान संशोधन नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में केवल 2 प्रकार के संशोधनों का उल्लेख किया गया है। केवल 2 प्रकार के संशोधनों का उल्लेख किया गया है, एक विशेष बहुमत और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से। कई बार बच्चे सवाल करते हैं, सर वह संशोधन कौन कौन सा है जो विशेष बहुमत से होता है, जिसमें साधारण बहुमत की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसमें आधे राज्यों की सहमति की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। भारतीय संविधान का ऐसा कोई हिस्सा जो साधारण बहुमत से संशोधित नहीं होगा, जो आधे राज्यों की सहमति से संशोधित नहीं होगा, बाकी बचे हुए शेष हिस्से विशेष बहुमत से ही संशोधित होते हैं। सारी कहानी खत्म, अपने आप सारा पॉइंट क्लियर हो गया। तो राइट आंसर इसका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आज के सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही, कोई टॉपिक नहीं, कोई एक पार्ट नहीं, पूरे संविधान में जहां जहां से हमें ऐसे अंदेशे दिखाई देंगे कि यहाँ से बच्चों को दिक्कत हो सकती है, यहाँ से आयोग बच्चों को फंसा सकता है, यहाँ के कॉन्सेप्ट में बच्चों को दिक्कत होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ हम अपने इसी 5 क्वेश्चन के माध्यम से कवर करते रहेंगे और निसंदेह रूप से आपको लाभ मिलता रहेगा। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। इस सवाल को अगर नीचे कूट में भी बनाया जा सकता है, अगर इसको चाहें तो इसको कूट में भी बनाया जा सकता है कि उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं, तब ज़्यादा मजा आता। हालांकि इससे भी आपको मैं समझा दूंगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं, लेकिन अगर इसको कूट में बना देते तो और मजा आ जाता। अब आइए चेक करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए, भारत के प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए, क्या है भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या कहा जा रहा है, नाम मात्र का, क्या कहा जा रहा है, नाम मात्र का नेता है, यानी कि औपचारिक नेता है। भारत में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है, संसदीय की अध्यक्षी भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। और संसदीय व्यवस्था का पहला लक्षण क्या होता है, संसदीय व्यवस्था का पहला लक्षण क्या होता है, यहाँ पर दोहरी कार्यपालिका होती है। क्या होती है, यहाँ पर दोहरी कार्यपालिका होती है। और दोहरी कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ, एक नाम मात्र की कार्यपालिका होगी
और एक वास्तविक कार्यपालिका होगी, एक वास्तविक कार्यपालिका होगी। और भारत में नाम मात्र का प्रमुख किसे कहा जाता है? क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष होता है, इसलिए भारत में नाम मात्र का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और वास्तविक प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और वैसे भी भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 74 के अनुसार, अनुच्छेद 74 के अनुसार ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 74 के अनुसार जो भारत का राष्ट्रपति है वह मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है। और संसदीय व्यवस्था के कारण भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, भारत का जो राष्ट्रपति है, जो देश का प्रथम नागरिक है, वह केवल नाम मात्र का प्रमुख है, वह केवल औपचारिक प्रमुख है, वह केवल प्रतीकात्मक प्रमुख है, क्योंकि वह मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार काम करता है। जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, जो अपने मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर उन शक्तियों का क्या करता है? प्रयोग करता है। और ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत का जो प्रधानमंत्री होगा वह मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का प्रमुख नेता है, तो गलत है, नाम मात्र का नहीं बल्कि वास्तविक नेता है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद 75 क्लॉज 3। अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये क्लॉज सहित याद रखिएगा। 75 क्लॉज 3 क्या कहता है? संपूर्ण मंत्रिपरिषद, पूरी बात को ध्यान से सुनिए, संपूर्ण मंत्रिपरिषद, संपूर्ण मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री सहित, प्रधानमंत्री भी एक मंत्री है ना भाई, प्रधानमंत्री सहित किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री सहित संसद के प्रति उत्तरदायी है। ये क्या कह रहा? वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वह का मतलब कौन है? वह का मतलब प्रधानमंत्री है। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। अच्छा, एक बात यहां पर और सिखाना चाहूंगा, जब एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो हम लोकसभा बताते हैं। चाहे मंत्री लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, लेकिन उसका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के प्रति होगी, राज्यसभा के प्रति नहीं होगी। दूसरी बात, अगर पूछा जाता है कि कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। यह बात आर्टिकल 75 क्लॉज 2 में लिखी गई है, इसको भी ध्यान रखिएगा। व्यवहारता ये कहा जाता है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति है, लेकिन सिद्धांत में कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति उसे बर्खास्त करता है। लेकिन व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कोई मंत्री केवल तब तक मंत्री रह सकता है जब तक कि प्रधानमंत्री चाहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो लिस्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उन्हीं को मंत्री नियुक्त करता है। और अगर भारत का प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री के कार्यों से असंतुष्ट है तो उनसे त्यागपत्र मांग सकता है, और त्यागपत्र न देने पर वह राष्ट्रपति से कहकर उनको बर्खास्त करा सकता है। लेकिन कोई मंत्री जिद्दी आ जाए तो कि नहीं, हम बर्खास्त नहीं होंगे, हम त्यागपत्र ही नहीं देंगे, तो प्रधानमंत्री के पास पहले तो प्रधानमंत्री त्यागपत्र मांगेगा, त्यागपत्र दीजिए भैया, निकलिए, आपके बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो ना दे तो भारत के राष्ट्रपति से कहकर किसी भी मंत्री को प्रधानमंत्री बर्खास्त कराने की शक्ति रखता है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा? वाह का मतलब प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, कर सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से कर सकता है। हालांकि सिद्धांत में करता है राष्ट्रपति, करवाता कौन है? प्रधानमंत्री। यानी कि व्यवहार में प्रधानमंत्री के पास ये पावर है, वह किसी मंत्री को बर्खास्त करा सकता है। चौथा स्टेटमेंट क्या है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है, तो मैंने बता ही दिया कि वास्तविक प्रमुख जो है वह मंत्री, जो कार्यपालिका का है वह प्रधानमंत्री ही होता है। तो प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। इसीलिए कभी अगर पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, क्या मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री ही होता है, प्रधानमंत्री ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, कभी ये सवाल आ जाए कि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी ये प्रश्न आ जाए कि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो इसको सही मानेंगे, गलत मानेंगे?
तो बहुत सारे बच्चे कहते सर प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है इच्छा के अनुसार। तो भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार कहाँ है? राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार का मतलब हुआ राष्ट्रपति जब चाहे उसे पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो तब तक होता है जब तक कि लोकसभा में उसका बहुमत है। लेकिन फिर भी याद रखिएगा, कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, आंसर है यस। सभी मंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, संघ के मंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, और भारत का प्रधानमंत्री, क्योंकि भारत भी का प्रधानमंत्री भी क्या है, एक मंत्री ही तो है। अगर सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं तो भारत का प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत माना जाएगा। हालांकि इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री को हटा दे, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यकाल व्यवहार में तब तक माना जाता है जब तक कि लोकसभा में उसका बहुमत होता है। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री क्या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, तो आंसर है यस, भारत का प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राइट आंसर डी हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ के आसपास के सारे सवाल आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिष्ठापित विधि के समस्त समता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किसे या किन्हें प्राप्त हो सकते? क्या शानदार क्वेश्चन है, क्या शानदार सवाल है। भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को, भारत में जन्मे सभी नागरिकों को। अनुच्छेद 14 पढ़ा है आपने? बिल्कुल पढ़ा होगा। अनुच्छेद 14 की भाषा क्या है? अनुच्छेद 14 की भाषा क्या है? अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी, ध्यान से भाषा को समझिए, किसी भी व्यक्ति को भारत राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। एवं विधियों के समान संरक्षण से, विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ये किसकी भाषा है? अनुच्छेद 14 की भाषा है। अब इसको तोड़िए, अब इसका क्लासिफिकेशन करिए, उत्तर अपने आप निकल जाएगा। इसका क्लासिफिकेशन करिए, उत्तर अपने आप निकल जाएगा। भारत राज्य क्षेत्र के भीतर की बात हो रही है, यानी कि अनुच्छेद 14 का जो संरक्षण मिल रहा है वह भारत राज्य क्षेत्र के भीतर मिल रहा है और इसके बाहर की बात नहीं हो रही है। इसके बाहर जो लोग हैं उनकी बात नहीं हो रही है। ये भारत राज्य क्षेत्र के भीतर जो लोग हैं, किसी भी व्यक्ति को, यहां व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है और व्यक्ति शब्द का मतलब होता है नागरिक प्लस गैर नागरिक दोनों, नागरिक प्लस गैर नागरिक दोनों। ध्यान रखिएगा, नागरिक प्लस गैर नागरिक दोनों आते हैं। व्यक्ति में नागरिक और गैर नागरिक दोनों आते हैं और यहां भारत राज्य क्षेत्र के भीतर की बात की जा रही है। इसका मतलब है कि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर जितने भी भारतीय हैं और जितने भी विदेशी हैं, क्योंकि यहां व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, जितने भी विदेशी हैं उनको विधि के समस्त समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। सवाल तो यही पूछ रहा है कि अनुच्छेद 14 के अधीन किनको विधि के समस्त समता और विधियों के समान संरक्षण का लाभ मिलेगा? क्या भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को मिलेगा? 100% मिलेगा। भारत में रहने वाले तो सभी भारतीय नागरिकों को मिलेगा। क्या विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को मिलेगा? जो विदेशों में चले गए हैं और वहां रहने लगे हैं वह भारत के क्षेत्र के भीतर नहीं है, तो विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये विदेशों की बात हो रही है। क्या भारत के राज्य क्षेत्र, देखिए यहां पर कट भी गया है, आंसर ये नहीं लिखा है, क्या भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को मिलेगा? हाँ, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत चाहे कोई भारतीय हो चाहे कोई विदेशी हो उसको तो मिलेगा। क्या भारत में जन्मे सभी नागरिकों को मिलेगा? अरे भारत में तो बहुत सारे लोग जन्मे हैं, लेकिन भारत का डायस्पोरा कितना बड़ा है, दुनिया में जाकर अलग अलग देशों में कितने लोग बसे हैं। क्या भारत में जितने भी जन्मे लोग हैं जो दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में जाके बस गए, उनको सबको अनुच्छेद 14 का लाभ मिलेगा? अनुच्छेद 14 का लाभ भारत राज्य क्षेत्र के भीतर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को मिलेगा, चाहे वह भारतीय हो चाहे वह विदेशी हो।
इसका मतलब चौथा भी आपका गलत है। 1 और 3 सही है, 2 और 4 गलत है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ में आ गई सारी बातें ना? बस इस शब्द को ध्यान रखना था कि अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी व्यक्तियों को विधि के समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ और विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत भारत राज्य क्षेत्र के भीतर रहने वाले भारतीयों को भी और विदेशियों को भी दोनों को अनुच्छेद 14 का लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसे भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं उनको अनुच्छेद 14 का लाभ यहां नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ जो भारत में जन्मे लोग हैं वो दुनिया में अगर कहीं और जाके बसे हैं, भारत में नहीं हैं, तो कैसे उनको लाभ मिल सकता है? ठीक है, भारत में जन्मे सभी नागरिकों को इसका लाभ नहीं मिल सकता। तो केवल 1 और 3 से यही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अनुच्छेद 14 से जुड़ा एक सवाल और कराते हैं आज आपको। भारतीय संविधान के तहत समानता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि कानून के समक्ष समानता से तात्पर्य समान परिस्थितियों में समान व्यवहार के अधिकार से है। कानून के समक्ष समानता एक ब्रिटिश अवधारणा जो विधि के शासन के सिद्धांत के पर्याप्त समर्थन करती है। ध्यान रखिएगा, यहां अनुच्छेद 14 से जुड़ा हुआ यह भी प्रश्न है। अनुच्छेद 14 से ही जुड़ा हुआ यह भी प्रश्न है। यह प्रश्न और सीखिए, यहां से भी सवाल हमेशा बनता है। अनुच्छेद 14 में 2 वाक्यांश की चर्चा आप सुनते हैं। अनुच्छेद 14 में 2 वाक्यांश की चर्चा आप सुनते हैं। एक इक्वलिटी बिफोर लॉ की, एक इक्वलिटी बिफोर लॉ को सुनते हैं, और एक आप इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को सुनते हैं। क्या? एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को सुनते हैं। इसको कहा जाता है विधियों का समान संरक्षण। इसको क्या कहा जाता है? विधियों का समान संरक्षण कहा जाता है। और विधि के समता को इक्वलिटी बिफोर लॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ को विधि के समक्ष समता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधि के समक्ष समता कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि विधि के समक्ष समता कैसी अवधारणा है? ये एक नकारात्मक अवधारणा है। कैसी है? यह एक नकारात्मक अवधारणा है। और विधि के समक्ष समता, विधियों का जो समान संरक्षण है, ये एक सकारात्मक अवधारणा है। क्या? ये एक सकारात्मक अवधारणा है। इस बात को भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, जो विधि के समक्ष समता का विचार है, ये जो नकारात्मक अवधारणा है, ये ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। कहां? ये ब्रिटेन से प्रेरित है। कहां से? ये विचार कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। और ब्रिटेन में एक प्रोफेसर थे, क्या नाम था? प्रोफेसर डाइसी। और प्रोफेसर डाइसी ने एक सिद्धांत दिया था। प्रोफेसर डाइसी ने एक सिद्धांत दिया था जिसको बोला जाता है रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि का शासन। क्या कहा जाता है? रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि का शासन। और ये विधि के शासन के सिद्धांत से लिया गया है। और वही विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है जो कि अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। कहां? ये वाक्यांश जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब मैं इसको आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से देखिए। डायग्राम तैयार हो गया, डायग्राम तैयार हो गया, मैं आपको समझाता हूं। देखिए ध्यान से। अनुच्छेद 14 में एक तरफ कहा जा रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ होगी, विधि के समक्ष समता होगी, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है विधियों का समान संरक्षण होगा। और विधि के समक्ष समता को एक नकारात्मक अवधारणा कहा जा रहा है, और विधियों के समान संरक्षण को सकारात्मक अवधारणा कहा जा रहा है। और विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटेन के प्रोफेसर डाइसी के विधि के शासन के रूल ऑफ लॉ के दूसरे लक्षण से लिया गया है। और वहीं विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये एक सकारात्मक अवधारणा है। आप विद्यार्थियों को हमसे पहला सवाल पूछना चाहिए, ये क्यों नकारात्मक है, ये क्यों सकारात्मक है? क्योंकि विधि के समक्ष सब एक समान होंगे। विधि की नजर में कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा, कोई साक्षर नहीं होगा, कोई निरक्षर नहीं होगा, कोई पुरुष नहीं होगा, कोई महिला नहीं होगी, कोई शक्तिशाली नहीं होगा, कोई कमजोर नहीं होगा। विधि की नजर में सब एक समान होंगे। विधि सबके लिए एक जैसी होगी। बहुत शानदार बात है। लेकिन विधि की नजर में सब एक समान होंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन विधि अगर सबके लिए एक जैसी हो जाएगी, उसी दिन विधि आपको बुरी लगने लगेगी। अगर 20 लाख कमाने वालों से भी जितना टैक्स लिया जाए, उतना टैक्स 10 लाख वालों से भी लिया जाए, उतना टैक्स 5 लाख वालों से भी लिया जाए, तो विधि की समझ समता अब बेकार हो जाएगी। अगर जिस दिन कानून सबके लिए एक जैसा हो गया, कानून की नजर में सब एक समान है, दैट इज राइट, लेकिन सबके लिए अगर कानून एक जैसा होगा तो इससे समानता नहीं, असमानता आ जाएगी। तो समानता कैसे आएगी?
इक्वलिटी कैसे आएगी? जब समान परिस्थिति में रहने वाले लोगों के लिए समान व्यवहार किया जाए, असमान परिस्थिति में रहने वाले लोगों के लिए असमान व्यवहार किया जाए। तो जो जितना कमाता है उससे उतना टैक्स लिया जाए, जिसकी जैसी स्थिति है उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाए। तो विधियों का समान संरक्षण क्या कहता है? विधियों का समान संरक्षण कहता है कि समान परिस्थिति में रहने वाले लोगों के लिए समान व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अलग अलग परिस्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए, तब तो समानता आएगी। अगर सभी लोगों के लिए एक व्यवस्था कर दी जाएगी तो समाज में असमानता आएगी। कई बार बच्चे हमसे कहते हैं तो विधि के समझ समता लिखा कहा गया है, निपटा देते हैं इसको, लिखने की जरूरत क्या थी? लिख इसलिए दिया गया कि विधि के नजर में सब एक समान हो, इस यहां तक तो सही है, लेकिन विधि सबके लिए अगर एक जैसी हो जाएगी तो विधियों तक सबकी बराबर की पहुंच नहीं हो पाएगी। अगर विधियों तक सबकी बराबर की पहुंच बनानी है तो समान परिस्थिति में रहने वाले लोगों के लिए समान नियम होने चाहिए, अलग अलग परिस्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग नियम होनी चाहिए। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 14 क्लास 2 में दूसरा वाक्यांश लिखा, विधियों का समान संरक्षण, ताकि अलग अलग परिस्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की जा सके। और पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कानून के समझ समानता से तात्पर्य समान परिस्थिति में समान व्यवहार के अधिकार से ना, ये विधियों के समान संरक्षण से तात्पर्य है, न कि विधि के समझ समता से तात्पर्य है। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। और कानून के समझ समानता यानी विधि के समझ समता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश अवधारणा है, यस, जो विधि के शासन के सिद्धांत के पर्याप्त समर्थन करती है, यस, दूसरा सही है। इसलिए राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। सर जाते जाते एक सवाल और बता दीजिए, कौन सा सवाल? ये विधि का शासन क्या होता है? व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? विधि का शासन का अर्थ क्या है? ऐसी शासन प्रणाली जहां अंतिम शक्ति किसी व्यक्ति के पास नहीं, किसी पद के पास नहीं, किसी संस्था के पास नहीं, बल्कि संविधान के पास होती है, और संविधान के अधीन रहते हुए सभी संस्थाएं, सभी संवैधानिक पदाधिकारी काम करते हैं। तो ऐसी शासन व्यवस्था को विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। और ये सिद्धांत किसने दिया था? प्रोफेसर डाइसी, जो कि ब्रिटेन के एक विद्वान थे, उन्होंने सिद्धांत दिया था, जिसके उन्होंने 4 लक्षण बताए थे। पहला लक्षण कहा था सुपरमेसी ऑफ लॉ होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ होगी, संविधान समान विधियों का परिणाम होगा और विधियों का समान संरक्षण होगा। और उन 4 लक्षणों में भारतीय संविधान निर्माताओं ने दूसरा वाला लक्षण वहां से ले लिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ का। तो इसका राइट आंसर भी होगा। उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट समझ गए होंगे। और ये पूछा भी जाता है कि विधि की समझ समता कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। विधियों का समान संरक्षण कहां से लिया गया? अमेरिका से। कौन नकारात्मक अवधारणा है? विधि के समझ समता। कौन सकारात्मक अवधारणा है? विधियों का समान संरक्षण, ये सकारात्मक है। और अनुच्छेद 14 किसे प्राप्त है? मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया, ये भारतीय को भी प्राप्त है और ये विदेशियों को भी प्राप्त है। इसलिए यहां व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, नागरिक शब्द का नहीं। आज के सेशन का सबसे अंतिम सवाल, आज के सेशन का सबसे अंतिम सवाल, 5 क्वेश्चन डेली में 50 क्वेश्चन आप सीख के जाएंगे। बस आप आधे घंटे से पूरे मन के साथ ये क्लास करिए। निम्नलिखित में से किन आधारों पर सरकार द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है? एक सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता निरपेक्ष रूप से प्राप्त है, निरपेक्ष रूप से प्राप्त है। ये स्टेटमेंट अगर आ जाए तो बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती कर सकते हैं। अगर कभी स्टेटमेंट आ जाए कि धार्मिक स्वतंत्रता निरपेक्ष रूप से प्राप्त है या धार्मिक स्वतंत्रता अत्यंतिक रूप से प्राप्त है, तो क्या बोलेंगे? इसको सही बोलेंगे, गलत बोलेंगे? गलत है, क्योंकि जो भी आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है वो मनमाना नहीं है। निरपेक्ष का मतलब क्या होता सर? निरपेक्ष का मतलब होता किसी भी निर्बंधनों से मुक्त, किसी भी सीमाओं से मुक्त, किसी भी प्रतिबंधनों से मुक्त, किसी भी रिस्ट्रिक्शन से मुक्त, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो, जो आपको मनमाने ढंग से प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग आप असीमित रूप से कर सकते हैं, वह एब्सोल्यूट कहलाता है। उसे हम निरपेक्ष कहते हैं, उसे अत्यंतिक भी कहा जाता है। तो क्या धार्मिक स्वतंत्रता भारत में अत्यंतिक है, निरपेक्ष है? आंसर है नो। अनुच्छेद 25 और 26 में, शब्द को ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 25 और 26 में आपको जो भी धार्मिक आजादी दी गई है, क्या आपको जो भी धार्मिक आजादी दी गई है, धार्मिक आजादी दी गई है, या धार्मिक आजादी जो है
लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था के अधीन रहते हुए प्राप्त दी गई है, यानी कि लोक व्यवस्था के अधीन रहते हुए दिया गया है। साथ ही साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए दिया गया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए दिया गया है। साथ ही साथ मॉरलिटी यानी कि नैतिकता के अधीन रहते हुए ये आपको धार्मिक आजादी दी गई है। यानी कि अनुच्छेद 25 और 26 के तहत आपको जो भी धार्मिक आजादी दी गई है, उस धार्मिक स्वतंत्रता पर सार्वजनिक स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ के आधार पर, कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर, नैतिकता मॉरलिटी के आधार पर आपकी धार्मिक आजादी को सीमित किया जा सकता है। इन 3 आधारों पर, यानी कि अनुच्छेद 25 और 26 किसके अधीन है? सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधीन है, कानून व्यवस्था के अधीन है, नैतिकता के अधीन है। इन 3 आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है हमारी धार्मिक आजादी पर। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन आधारों पर सरकार द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है? लोक व्यवस्था के आधार पर, सामाजिक समरसता के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, नैतिकता के आधार पर। तो लोक व्यवस्था के आधार पर किया जा सकता है, स्वास्थ्य के आधार पर किया जा सकता है, नैतिकता के आधार पर किया जा सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर 4 होगा। लेकिन यहां सामाजिक समरसता की बात नहीं की गई है। कुछ बात और बताना चाहूंगा, 2 मिनट का समय लूंगा, लेकिन 2 मिनट में 10-12 सवाल और सिखाना चाहूंगा मैं आपको। देखिए, अनुच्छेद 25 की अगर बात की जाती है तो यहां पर आपको क्या मिलता है? यहां पर आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। और धार्मिक स्वतंत्रता के तहत अपने धर्म का आप आचरण कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार मिलता है, किसी भी धर्म को ना मानने का अधिकार मिलता है, ना मानने का अधिकार मिलता है, क्योंकि आर्टिकल 25 में राइट टू कंसाइंस का अधिकार है, जिसका हिंदी अर्थ होता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। और अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि किसी भी धर्म को मानने या ना मानने का अधिकार है। जो भी धर्म आप मानते हैं, उस धर्म का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। क्या? आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं और साथ ही साथ उसका आचरण कर सकते हैं। और अनुच्छेद 25 में एक बात और कहा गया है, जितने भी हिंदू धार्मिक संस्थान हैं, क्या कहा गया है? जितने भी हिंदू धार्मिक संस्थान हैं वह सभी हिंदू वर्गों के लिए खोल दिए जाएंगे। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? जितने भी हिंदू धार्मिक संस्थान हैं वह सभी हिंदू वर्गों के लिए खोल दिए जाएंगे। और यहाँ हिंदू वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आता है? यहाँ हिंदू वर्ग के अंतर्गत सिख भी हैं, जैन भी हैं और बौद्ध भी हैं। और सिख, जैन और बौद्ध यहाँ तीनों शामिल हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी अनुच्छेद 25 के तहत सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार मिलता है। क्या? सिखों को कृपाण धारण करने का भी अधिकार जो है वह इसी अनुच्छेद 25 के तहत प्राप्त होता है। और अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। ये सवाल आया था, पता नहीं आप हो सकता है भूल गए हो। 11 फरवरी 2024 को आया था, पेपर उठाइएगा देखिएगा। 11 फरवरी 2024 को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 से पूछा गया था। और 26 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति चल या अचल संपत्ति का अर्जन कर सकता है और उस पर विधि के अनुसार प्रशासन कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 25 और 26 के तहत जो भी धार्मिक आज़ादी आपको दी गई है, ये मनमाना नहीं है, ये अत्यंतिक नहीं है, ये निरपेक्ष नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिस्ट्रिक्टिव है, ये असीमित नहीं बल्कि सीमित है। इसमें राज्य सीमाएं लगा सकता है कि किस आधार पर? सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर, कानून व्यवस्था के आधार पर। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता आपको सांप्रदायिक हिंसा करने की इजाजत नहीं देता। धार्मिक स्वतंत्रता आपको अश्लील हरकत करने की इजाजत नहीं देता। इसीलिए कहा गया है कि अनुच्छेद 25 और 26 सार्वजनिक स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और नैतिकता के अधीन प्राप्त है। अतः इन 3 आधारों पर आपकी धार्मिक आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे मैं ताज़ा एग्जाम्पल दूं, आपको अपने धार्मिक आचरण का अधिकार है, लेकिन 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एनसीआर क्षेत्र में पटाखे दगाने से मना कर दिया था। कोरोना वैश्विक महामारी के समय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में कहा था कि कोई भी व्यक्ति ईद की नमाज ईदगाह में नहीं पढ़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने कहा हमारी धार्मिक आज़ादी का खतरा हो रहा है। कोई खतरा नहीं था। ये क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के समय उस वायरस के संक्रमण को रोकना था। अगर लोग ईदगाह में नमाज मिलेंगे तो हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे से गले मिलेंगे और गले मिलते समय वायरस का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ जाएगा, जिससे कोरोना वैश्विक महामारी का वायरस और तेजी से बढ़ेगा और ये
सार्वजनिक स्वास्थ्य का मामला है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि सारे पॉइंट आप विद्यार्थी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बस आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे प्रदेश भर के विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाइए, ताकि घर बैठे कोई भी व्यक्ति जिसे कोचिंग का अवसर नहीं मिल पाया, कक्षा में आने का अवसर नहीं मिल पाया, सभी विद्यार्थियों को डिटेल में गहराई के साथ कुछ सॉल्व करने का अवसर मिल जाए। इसे आप प्रदेश तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। मेरा जो काम था मैंने कर दिया और इसी तरीके से मैं कोशिश करता रहूँगा हर रोज़, अभी तक तो कंटिन्यू है, कि समय निकाल कर आपके लिए ऐसे 5 क्वेश्चन की सीरीज समीक्षा अधिकारी के एग्जाम तक लाता रहूँ। अगर आपके इस विषय में 3-4 क्वेश्चन बढ़ाने में भी अगर मैं मदद कर पाया तो हमारी मेहनत सार्थक मानी जाएगी और आपका देखना भी सार्थक माना जाएगा। और प्रयास यही है, ना आपकी मेहनत निरर्थक जाए ना हमारी, और हम दोनों मिलकर इस लक्ष्य को फतेह करते हैं। क्योंकि मानो जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी भर जाता है। जोर हम भी लगा रहे हैं, जोर आप भी लगाइए, मिलकर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। हम आपके सारे कमेंट्स देखते हैं। पहले लेक्चर के भी मैंने सारे कमेंट्स देखे, दूसरे भी के भी लिए मैंने सारे कमेंट्स देखे। आप सब विद्यार्थियों का वो प्यार ही है कि इतनी व्यस्त शेड्यूल में भी दिल करता है नहीं, इनके लिए कुछ और किया जाए, और बेहतर किया जाए, और अच्छा किया जाए, कि जो आपका ये उम्मीद है, जो आपके ट्रस्ट हैं, जो आपके भरोसे हैं, उसको कायम रखा जाए और उस पर हम लोग अडिग रहें और उसके लिए हमेशा कोशिश करते रहें कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लाते रहें जो आपकी सफलता के लिए कारगर साबित हो सके। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।